सच में हमारी प्रीति किस्मत लेकर आई है। उसके लिए पहला रिश्ता आया, वो भी इतना बढ़िया। कितने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें पैसों का बिल्कुल घमंड नहीं है। और असली खासियत तो लड़के में है। कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन एकदम संस्कारी है। प्रकाश जी की छोटी बेटी प्रीति की शादी की घर में बात चल रही थी। आज ही उसे एक लड़का देख कर गया था। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी मेहमानों के सामने प्रकाश जी अपनी बेटी की किस्मत और होने वाले दामाद की बड़ी ही तारीफ कर रहे थे। वो साले साहब, आपको याद है बिल्कुल 4 साल पहले आपके घर में कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। हमारे बड़े दामाद जी नताशा को देखने आए थे, तब भी आपने अपनी बेटी की किस्मत और होने वाले दामाद की ऐसी तारीफ की थी। अरे मेरी बिटिया है ही किस्मत वाली, इसलिए तो बिना ढूंढे उनके लिए रिश्ते मेरे चौखट पर आ रहे हैं। सोफे पर बैठकर फूफा जी और प्रकाश जी के बीच में कुछ बातें चल रही थी। तभी अपने हाथों में कुछ सामान लेकर प्रकाश जी का बड़ा दामाद घर के अंदर आता है। मेहमानों की तरफ से कॉल है, मैं अभी आता हूँ 5 मिनट। लो, ऐसा ससुर और ऐसा दामाद पहली बार देख रहा हूँ। हमारे यहाँ दामाद को देखकर सब लोग उनके आगे पीछे करने में लग जाते थे, लेकिन यहाँ तो आपका ससुर आपको नजरअंदाज कर रहा है। दामाद जी, दामाद अपने हाथों में सामान लेकर आया है, ना कोई उसे अपनी पूछ रहा है, ना कोई चाय। और आपके ससुर जी, उन्होंने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं। अब घर में आए नहीं कि वो फोन का बहाना बनाकर कहीं चले गए। लेकिन दामाद जी, आप हमारे भी दामाद हो, इसलिए इन लोगों के बर्ताव को आप ज्यादा दिल पर ना लो। आपका हाल हवाल पूछने के लिए मैं हूं ना। अब ये लोग आपको नजरअंदाज करेंगी। अब आप पुराने जो हो गए हो अब खातिरदारी होगी तो नए दामाद की, नखरे उठाए जाएंगे तो नए दामाद के। छोटी साली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब घर में शादी का माहौल होगा, इस बात से राहुल बहुत खुश था। एक दामाद होने के बावजूद अपने ससुराल में बिल्कुल बेटे की तरह काम कर रहा था। लेकिन कुछ रिश्तेदार होते हैं जिन्हें दुखती नस कैसे दबानी है अच्छे से पता होता है। कुछ ऐसे ही हैं ये फूफा जी। अब तक जिस राहुल का चेहरा खुशी से चमक रहा था, वही चेहरा फूफा जी की बातें सुनकर बिल्कुल फीका पड़ गया था। कुछ ही पलों में राहुल को भी ऐसा लगने लगा था कि अब सच में उसके ससुराल में उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। सम्मान तारीफ अब नए दामाद को मिलेगी। इसी सोच ने राहुल के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिनों बाद अभी अभी तो प्रीति को लड़के वाले देखने आए थे। दिन कितने जल्दी बीत जाते ना। लो, आज उसकी शादी का इनविटेशन कार्ड भी आ गया। इनविटेशन कार्ड? वो भी हमसे बिना पूछे? जब मैंने हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड बनवाया था, तब सबसे पहले इनविटेशन कार्ड के डिजाइन के बारे में मेरे जीजा जी से पूछा था। लेकिन यहाँ देखो, जीजा हूं लेकिन किसी को मेरी कीमत ही नहीं है। और ये क्या, इनविटेशन कार्ड में मेरा नाम सबसे नीचे क्यों है? अरे ससुराल का सबसे बड़ा दामाद हूँ, मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, किसी से कम थोड़ी ना हूँ। अरे क्या हो गया आपको? जैसे ही मेरे मायके की कोई बात निकलती आप तो मान सम्मान की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अभी तक तो आप सबको कहते फिरते थे आप उस घर के दामाद नहीं बेटे ही हैं, और वैसे रहते भी थे। लेकिन आपको नहीं लगता आजकल आप मान सम्मान के कुछ ज्यादा ही दीवाने हो रहे हैं? वो मैं कुछ नहीं जानता। इस इनविटेशन कार्ड का डिजाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऊपर से मेरा नाम इतना नीचे है। तुम्हारे भाई से कहो कि नए इनविटेशन कार्ड बनाए और मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, वो भी हाईलाइटेड। लोगों को भी तो पता चले कि उस घर का बड़ा दामाद किसी से कम नहीं है। अरे ठीक है, आज हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं ना, तो मैं बता दूंगी तन्मय को। चलो भी, अब देर हो रही है। हम वहां जा रहे हैं, ये किसने तय किया? मुझे तो ससुर जी का या तन्मय का, प्रीति का किसी का भी कॉल नहीं आया। अरे मुझे आया है ना, और माँ ने मुझसे कहा भी था दामाद जी को बता देना। ये कोई तरीका है दामाद को शादी की खरीदी के लिए बुलाने का? बता देना मतलब क्या बात हुई? उन्हें मुझे फोन करना चाहिए, इज्जत से बुलाना चाहिए। उनका मन किया आज शादी की खरीदी करनी है तो बस चल पड़े। दामाद फ्री है या उसे कुछ काम है, ये देखना उनका कर्तव्य नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आने वाला। पहली बात, उन्होंने मुझे फोन करके आग्रह नहीं किया, और दूसरी बात, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे सुबह तो कह रहे थे आज आपको कुछ काम नहीं है, यूं अचानक मीटिंग कैसे आ गई? जब से घर में प्रीति की शादी की बात चल रही है ना, आप कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगे हो। खैर, मैं पापा से कहती हूँ आपको फोन करने के लिए। देखा, ससुराल में बेटा बनकर रहने वाला राहुल अब कैसे अचानक दामाद की अकड़ दिखाने लगा था। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रहा था। आज प्रीति की शादी की खरीदी करने जाना था तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं फ्री हूं या नहीं ये क्यों नहीं देखा, इनविटेशन कार्ड में मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं लिया, न जाने क्या क्या। जैसे तैसे नताशा राहुल को मनाती है और अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। दीदी, आपने आने में काफी देर कर दिया, आधे से ज्यादा खरीदी तो हो गई है। अब तुम लोगों ने दिन ही ऐसा देखा था। आज मुझे 2 मीटिंग थी, वो निपटा कर आ रहा हूं मैं। लेट तो होगा ही ना, लेकिन मुझे लगता है मैं आराम से मीटिंग करता तो भी चलता। हमारे बिना आप लोगों की आधी खरीदी तो हो गई, पूरी खरीदी भी हो जाती।
अरे दामाद जी, तन्मय को कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ज्यादा खरीदी नहीं हुई, बस दूल्हा दुल्हन के कपड़े लिए हैं। अभी तो आपके लिए कपड़े देखना बाकी है। आइए आइए, आप देख लीजिए आपको कौन से कपड़े पसंद है। बाहर इतनी धूप है, हम धूप में आए हैं, जूस नहीं तो कम से कम पानी तो पूछ लो। हम धूप में कहाँ है, घर से निकलकर गाड़ी में बैठे और गाड़ी से निकलकर दुकान में आ गए। अरे लेकिन दामाद अपने सारे काम साइड में रखकर खरीदी करने के लिए आया है, तो उसे चाय पानी जूस पूछना इनका फर्ज है। अरे इस तन्मय को ना कुछ भी याद नहीं रहता, सब मुझे ही देखना पड़ता है। राहुल बेटा, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी इसे भेजता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। तन्मय, जाओ दामाद जी के लिए नींबू पानी लेकर आओ। नींबू पानी? मैं नहीं पीता नींबू पानी, फालूदा मंगवाओ। दीदी, जब हम आपकी शादी की खरीदी करने आए थे तब राहुल जीजू नए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ कितना कंफर्टेबल फील कर रहे थे। हमने उनके लिए नींबू पानी मंगाया था तो बोल रहे थे इसकी क्या जरूरत है, सिर्फ पानी देते तो भी चलता। लेकिन आज देखो फालूदा मंगा रहे हैं। इन्हें अचानक हो गया है? अरे मुझे भी नहीं पता, घर में भी बस यही चल रहा है। तुमने इन्विटेशन में इनका नाम हाईलाइट क्यों नहीं किया? सुबह से इसी बात को लेकर मेरा दिमाग खा रहे थे। ऊपर से आप लोगों ने शॉपिंग पर आने के लिए मुझे कॉल किया, इन्हें कॉल नहीं किया। इस बात को लेकर अकड़ कर बैठ गए। जैसे तैसे मनाकर मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। पता नहीं यूं अचानक इन्हें इतना मान सम्मान क्यों याद आ रहा है। पापा जी, वो पंखा जरा मेरी तरफ घुमाओ। क्या ऐसी दुकान में लेकर आए हो आप लोग, यहाँ तो एसी भी नहीं है। फालूदा आने में और कितना वक्त है? जीजू मैंने ऑर्डर दे दिया है, बस 5 मिनट में आ जाएगा। मतलब तब तक मैं इंतजार करूं? अरे तन्मय, तूने ऑर्डर क्यों दी? वो लड़का कब आएगा? जा तू जा और खुद लेकर आ जा दामाद जी के लिए फालूदा। आइए आइए दामाद जी, तब तक आप अपने लिए कपड़े पसंद कर लीजिए। मैं शहर के सबसे बड़े दुकान से ही खरीदी करता हूँ पापा जी। आपको तो पता है मेरा एक एक शर्ट कितना महंगा होता है, और जब घर में शादी है, इतना बड़ा माहौल है, तो मैं हमारे शहर से खरीदी नहीं करना चाहता। मुझे तो प्रिया की शादी पर कस्टमाइज कपड़े चाहिए। क्या कुछ भी जीजू, आपकी शादी के कपड़े हमने इसी दुकान से लिए थे, भूल गए क्या? मैं नहीं भूला, तुम भूल गई हो प्रीति। तभी मैंने सिर्फ और सिर्फ माँ और पापा जी का मान रखने के लिए यहाँ से खरीदी की थी, लेकिन फिर उन कपड़ों पर कस्टमाइज्ड डिजाइन करवा ली थी। दीदी, ऐसा नहीं लग रहा कि जीजू झूठ बोल रहे हैं? मुझे जितना याद है उतना तो जीजू ने वही कपड़े पहने थे जो हमने उनके लिए खरीदी किए थे। तुम्हारे जीजू इन दिनों क्या कर रहे हैं, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। पहले मेरे उठने से पहले मेरे लिए चाय बनाकर रखते थे, अब मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ तब भी उस चाय में 17 खोट निकालते हैं। न जाने उन्हें क्या मजा आता है। और सिर्फ चाय का ही नहीं, तुम्हें पता है पहले मैं करेले की सब्जी बनाती थी तो भी तारीफ के पुल बांधते थे, लेकिन आजकल मैं उनके लिए कितनी भी अच्छी सब्जी क्यों ना बना लूं, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, ये क्यों बनाया, वो बनाना चाहिए था। अरे मैं खुद हैरान हूँ, इन्हें हो क्या गया है। दीदी, मुझे तो लग रहा है जीजू ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। लेकिन क्यों, वो भी यूं अचानक? जैसे जैसे प्रीति के शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, प्रीति के जीजा जी के चौंचले कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे थे। अब शादी को सिर्फ 3 दिन बाकी थे, तो शादी की तैयारी में शामिल होने के लिए नताशा राहुल को लेकर सीधे अपने मायके में रहने आ जाती है। राहुल और नताशा घर आते हैं, तभी घर के सभी सदस्य सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। आइए आइए दामाद जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो बेटा। आकांक्षा, अपने जीजा जी के लिए चाय लेकर आओ और साथ में बिस्किट भी लाना। अरे बिस्किट रहने दो, तुम बस चाय लेकर आओ। ये देखो, मैं रामू भाई के यहाँ से गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, समोसे में कितना तेल होता है, मुझे समोसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सैंडविच, ब्रेड पकौड़ा ऐसा कुछ मंगाओ। तुम भी ना तन्मय कुछ भी उठाकर ले आते हो। अरे जरा अपने जीजा जी का स्टेटस तो देखो। दीदी, अब तक तो मुझे डाउट था, लेकिन अब पक्का यकीन हो गया है। हमारे जीजू का हमें कुछ तो इलाज करवाना होगा। हमने कई बार देखा है, नए नए दामाद होते हैं ना तो लोग अकड़ दिखाते हैं, लेकिन जब शादी के बाद पहली बार जीजा जी हमारे घर पर आए थे तो हम सबके साथ कितने घुल मिल गए थे। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि जीजा जी हमारे घर में नए हैं। तब वो चाय बिस्किट से भी काम चला लेते थे, और आज इन्हें समोसे में भी कमी नजर आ रही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है प्रीति, जब से तुम्हारी शादी तय हुई है ना तब से यही हाल है। असली टेंशन तो मुझे शादी का है, क्योंकि आजकल तुम्हारे जीजू मान सम्मान के कुछ ज्यादा ही दीवाने हो गए। दामाद के तेवर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे थे, इसलिए शादी में क्या होगा इस बात की चिंता नताशा को सता रही थी। अभी तक तो इनविटेशन कार्ड, कपड़े, इन सब से बात बिगड़ते बिगड़ते संवर गई थी, लेकिन असली मान सम्मान की बातें शुरू होने वाली थी शादी में। शादी के पहले दिन प्रीति का संगीत था, वहीं पर भी मुझे ये कुर्सी क्यों दी, मुझे वो कुर्सी चाहिए थी, किसी ने मुझे डांस करने के लिए बुलाया नहीं, इन सारी बातों को लेकर राहुल नखरे ही कर रहा था। अरे मुझे नहीं देखना किसी का संगीत वंगीत,
दूर दूर के रिश्तेदार, उन्हें बार बार उठाया जा रहा है डांस करने के लिए, लेकिन घर का बड़ा दामाद यहाँ पर बैठा है, किसी ने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं ये क्या बात हुई। अरे दामाद जी, आपको डांस करना पसंद नहीं इसीलिए किसी ने आपको उठाया नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है, वो आपके दूर के दामाद है, उन्हें आप बार बार उठा रहे हैं, उनकी पसंद नापसंद के बारे में आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने उनसे कहा ना, तो उनके सामने मुझे भी एक बार कह देते। लेकिन नहीं, आप लोगों को दामाद का मान सम्मान करना आता ही नहीं। क्या नाटक चलाया आपने? हाँ, पहले मुझे ये कुर्सी क्यों दी, मुझे वो कुर्सी चाहिए थी, मेरी थाली में गुलाब जामुन पहले क्यों नहीं डाले, उसकी थाली में गुलाब जामुन पहले क्यों डाले। इन सारी बातों को लेकर आप पहले ही मेरा माथा बहुत गर्म कर चुके हैं। हो क्या गया है आपको? अरे बेटा तू चुप बैठ ना, हमारी गलती है, हमें दामाद जी से पूछना चाहिए था। दामाद जी आपको डांस करना है ना, चलिए मैं आपका मनपसंद गाना लगाती हूँ और मैं कहती हूँ ऑपरेटर से। कोई जरूरत नहीं है, जब सारे मेहमान यहाँ बैठे थे तब तो आप लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, तब आप लोगों ने मुझे इज्जत दी नहीं। अब खाली कुर्सियों को नाच दिखाऊं क्या? मुझे नहीं करना कोई डांस वांस। प्रीति, तुम्हारी ये जीजू कुछ ज्यादा ही अकड़ू नहीं है? कितने नखरे कर रहा है। पहले खाने को लेकर तुम्हारी बहन का दिमाग खा लिया, फिर बैठने को लेकर, और अब फिर नाचने को लेकर। जब से हम हॉल पर आए तब से देख रहा हूँ बहुत चोंचले कर रहे हैं तुम सब, और खास करके तुम्हारी दीदी। कैसे झेलते हो तुम इन्हें? पता नहीं जीजू को क्या हो गया है, जब से दीदी से शादी हुई थी ना तब से उन्हें देख रही हूँ, एकदम खुश मिजाज आदमी है वो। आज तक किसी को भी उन्होंने बिल्कुल तकलीफ नहीं दी, लेकिन जब से हमारी शादी तय हुई है बहुत चोंचले करने लगे। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो क्यों दिया, ये क्यों दिया। तुम स्ट्रेस मत लो, मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल चोंचले नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। मुझे तो इतने नखरे करने वाले लोग पसंद भी नहीं है। जब आकांक्षा की शादी होगी ना तो मैं बिल्कुल इस घर के बेटे की तरह काम करूंगा, और मैं हमेशा मम्मी पापा का बेटा बन के रहूंगा। तुम्हारे जीजू बहुत अटेंशन सीकर है, कितने नाटक कर रहे हैं। देखो ना, तुम्हारी दीदी बिल्कुल परेशान हो गई है और साथ ही मम्मी पापा भी। प्रतीक और प्रीति के बीच में राहुल के बर्ताव को लेकर बातें चल रही थी, तब फिर से राहुल के नाटक शुरू हो गए। तन्मय, तुम्हें पता है ना हमारे कमरे की कितनी बड़ी बालकनी है, फिर भी तुमने मुझे ये बिना बालकनी वाला कमरा दे दिया। मुझे इतने छोटे कमरे में, वो भी बिना बालकनी के कमरे में, नींद ही नहीं आएगी। अरे जीजू, वो बालकनी वाले सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक नया जीजू को दे दिया और एक पापा ने ले लिया। अब आप थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। मैं एडजस्ट करूं? अरे वो अभी तक पूरी तरह से इस घर का दामाद बना भी नहीं, उसके इतना आगे पीछे किया जा रहा है। और मैं इस घर का बड़ा दामाद हूं, लेकिन मुझे बिना बालकनी वाला कमरा मिल रहा है। अरे भाई, ससुर जी को क्यों चाहिए बालकनी वाला रूम? उन्हें क्या जरूरत है बालकनी की? वो एडजस्ट कर सकते हैं, उनसे जाकर कहो ना एडजस्ट करने के लिए। मैं नहीं करने वाला एडजस्ट, मुझे बालकनी वाला रूम चाहिए बस, नहीं तो कल मैं शादी में आऊंगा ही नहीं। ठीक है जीजू, आप गुस्सा मत हो। मैं अभी पापा को आपके रूम में शिफ्ट करता हूँ और पापा का रूम आपके लिए खाली करके देता हूँ। राहुल ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था, छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बतंगड़ बना रहा था कि अपने आप हर किसी का ध्यान उसी की तरफ जा रहा था। शादी में भी उस मेहमान ने मेरी तरफ देखा नहीं, उस मेहमान ने मुझे नजरअंदाज क्यों किया, मुझे स्टेज पर क्यों नहीं बुलाया, मेरी फोटो क्यों नहीं खिंचवाई। उफ, जैसे तैसे राहुल के 1000 चोंचलों को झेलते हुए प्रीति और प्रतीक की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। थोड़े ही दिनों में राहुल बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। लेकिन राहुल ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, ये सवाल अभी भी वैसा का वैसा ही था। प्रीति की शादी के कुछ सालों बाद घर की छोटी बेटी आकांक्षा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, और फिर क्या, घर में फिर शुरू हो जाती है शादी की और एक नए दामाद के स्वागत की तैयारियां। प्रीति, ये क्या, मेरी कुछ इज्जत है या नहीं? कपड़े खरीदने के लिए ससुर जी ने मुझे 5000 दिए और बड़े जीजू को 7000 दिए और नए आने वाले दामाद को 9000। हम तीनों में इतना भेदभाव क्यों? क्या छोटे वाले को 9000 मिले? पापा जी, मुझे सिर्फ 7000। इस घर का बड़ा दामाद हूँ, मेरी कुछ इज्जत है कि नहीं? अरे हम आपके कपड़ों पर थोड़ी ना बैठे हैं, ये शगुन के पैसे है इसलिए ले रहे हैं, उसमें भी आप भेदभाव कर रहे हैं। साड़ू साहब, अब हम पुराने हो गए हैं, जो मान सम्मान प्यार मिलने वाला है वो नए दामाद को मिलेगा। हमारा क्या है भाई, हमें कोई नहीं पूछने वाला। लो, घर में शादी की तैयारी शुरू हुई नहीं कि फिर से उनके नाटक शुरू हो गए। और प्रतीक, तुम क्या कह रहे थे? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला, मैं तो इस घर का बेटा बन के रहूंगा। लेकिन तुम भी करने लगे ना आने वाले दामाद की बराबरी। अरे वो जो भी है, मुझे और 2000 चाहिए, नहीं तो मैं शगुन का पैकेट लूंगा ही नहीं और शादी में भी नहीं आऊंगा। हाँ, मुझे भी 4000 और चाहिए, नहीं तो मैं भी शादी में नहीं आऊंगा। मान सम्मान सबको एक जैसा मिलना चाहिए। और हाँ, बस यही नहीं, मुझे हॉल में भी बड़ा कमरा चाहिए, बालकनी वाला, तभी मैं शादी अटेंड करूंगा। नहीं तो आप ही कर लो आपकी शादी अटेंड, मैं चला अपने घर।
ओ जीजू, आप लोगों को जैसा चाहिए वैसा सब कुछ मिलेगा, बस आप लोग गुस्सा मत हो। और रही बात शगुन के पैकेट की, तो ये पैकेट आपके लिए बनवाए नहीं है, वो तो इन पैकेट पर गलती से आपका नाम डाला गया और आप लोग यही बात लेकर बैठ गए। ठीक है, लेकिन शादी में डीजे होगा तो ही हम डांस करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा साड़ू साहब आपने। शादी में डीजे भी चाहिए और सभी मेहमानों के सामने आपको बार बार हमें बुलाना भी होगा, तभी हम लोग स्टेज पर आएंगे। प्रीति, तन्मय, इन्हें कुछ भी कहकर कोई फायदा नहीं है। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। मुझे तो लगता है एक दूसरे का मान सम्मान देखकर जलन महसूस करना और खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना इन साड़ुओं की प्रॉब्लम ही है। प्रीति की शादी में सिर्फ मेरे पति नखरे कर रहे थे और अब आकांक्षा की शादी में दोनों साड़ू मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। बहू, आज सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा है, मिर्च मसाला तेज हो गया क्या? नहीं मम्मी जी, मसाला तो बिल्कुल ऑन टॉप है। तो फिर स्वाद क्यों नहीं आ रहा सब्जी में? हाँ, मुझे भी सब्जी कुछ अच्छी नहीं लग रही, अजीब सा ही स्वाद आ रहा है। बिल्कुल, सब्जी में ना एक अजीब सा स्वाद है, जैसे सब्जी ना ठीक से पकी नहीं है, कच्चा कच्चा सा लग रहा है सब कुछ। लगता है बहू तू खाने में कुछ डालना भूल गई है। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वो गैस की पाइपलाइन खराब हो गई है, उसमें से ना गैस बहुत कम आ रही है, इसी वजह से शायद सब्जी ठीक से पक नहीं पाई है और इसका स्वाद खराब हो गया है। अच्छा, ये बात है क्या? तभी सब्जी इतनी बेस्वाद है। चलो कोई नहीं, गैस भी ठीक करवा देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। पायल की बात सुनकर अब सभी लोग खाना खा लेते हैं और शाम को शांति घर पर गैस पाइपलाइन ठीक करने वाले को बुला लेती है। भैया, जरा ठीक से चेक करो कि क्या दिक्कत हो गई है। हमारी गैस की पाइपलाइन में बहू कह रही है कि ठीक से गैस नहीं आ रही है और खाना पक नहीं रहा है अच्छे से। हाँ बहन जी, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, चिंता मत कीजिए, एकदम टॉप नॉच करके दूंगा गैस को। गैस वाला पाइपलाइन, सिलेंडर और पूरे गैस स्टोव को अच्छे से चेक करता है और बोलता है, आपकी गैस पाइपलाइन तो बिल्कुल ठीक है, जितनी गैस जानी चाहिए उतनी ही गैस जा रही है, कुछ खराबी नहीं है इसमें। पर भाभी ने तो कहा था कि पाइपलाइन खराब हो गई है। हाँ, हो सकता है ना कि उस वक्त ठीक से काम ना कर रही हो और अब ठीक हो गई हो। हाँ, हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बहुत अगर पाइप लूज हो जाए तो गैस कम ज्यादा हो जाती है। वैसे भी मौसम बदल रहा है, ठंड में गैस जम जाती है, लेकिन मैंने सब चेक कर लिया है, अब ठीक है सब। ऐसे ही गैस वाला कुछ और बातें बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी शांति बोलती है, लो बहू, अब तो गैस की समस्या भी सॉल्व हो गई है, अब खाने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? हाँ मम्मी जी, कोई कमी नहीं आएगी, मैं तो हमेशा बढ़िया खाना ही बनाती हूँ, बिना किसी भूल चूक के। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन खाने में पायल घिया और आलू की सब्जी बनाती है और सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और तभी, अरे आज भी सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज की कमी है इसमें। हाँ, लेकिन क्या कमी है वो समझ में नहीं आ रहा। भाभी, क्या बात है, आप खाना बनाना भूल गई है क्या? कोई ना कोई गड़बड़ कर रही है। अरे मैं खाना बनाना नहीं भूली हूँ रिया, बल्कि क्या? गैस की पाइपलाइन तो ठीक करवा दी है, अब क्या दिक्कत है? वो जो सब्जी वाला है ना चंदू, उससे मैंने जो आलू लिए थे ना, वो आलू ही खराब निकले, मेरी कोई गलती नहीं है, सच कह रही हूँ। आलू खराब निकले? कैसी बातें कर रही है बहू, इतने सालों से हम चंदू से ही सब्जी ले रहे हैं, आज तक तो सब्जी खराब नहीं निकली, आज कैसे हो गया ये? सच कह रही हूँ मम्मी जी, मैंने कल 2 किलो आलू लिए थे और उसमें से आधा किलो आलू तो खराब निकले, कोई हरा, कोई पीला, कोई गुलाबी। गुलाबी आलू? ये क्या बोल रही है बहू, गुलाबी आलू भी कभी होता है क्या? सच बोल रही हूँ मम्मी जी, भला झूठ बोलकर मुझे क्या मिल जाएगा, आलू ही खराब थे, मेरी कोई गलती नहीं है, उसी की गलती है। बिल्कुल भी ऑर्गेनिक सब्जी नहीं लेकर आता है, पता नहीं कैसे केमिकल वाली सब्जी लेकर आ रहा है, वरना आप खुद ही बताइए मम्मी जी, कभी आलू भी गुलाबी होता है? मुझे तो पक्का यकीन है कोई केमिकल वाली ही सब्जी उठा लाता है और हमें दे देता है। कोई बात नहीं, आने दे कल इस सब्जी वाले को, उसका तो मैं अच्छे से भूत बनाऊंगी। ठग हो गया ये भी एक नंबर का। अरे हम हमेशा उसे अच्छे खासे दाम देते हैं, मैंने उसे हमेशा कहा है एकदम ताजा और फ्रेश सब्जी लाया कर। लेकिन नहीं मम्मी जी, सब्जी वाले तो अपना फायदा देखते हैं, केमिकल वाली सब्जी इन्हें ज्यादा सस्ती पड़ती है और ये लाकर हम बेचारे ग्राहकों को उल्लू बनाते हैं। तू बिल्कुल सही कह रही है बहू, इनका तो हमेशा का ऐसा ही है, कल बताऊंगी मैं उसे। हाँ, फिलहाल आप सब खाना खा लीजिए,
सभी लोग खाना खा लेते हैं और अगले दिन जैसे ही सब्जी वाला आता है तो शांति गुस्से में सब्जी वाले के पास जाती है और उसे बेधड़क सुनाना शुरू कर देती है। क्यों रे, एक तो तू इतनी महंगी सब्जी देकर जाता है, ऊपर से पैसे भी पूरे लेकर जाता है और सब्जी भी खराब देकर जाता है। क्यों, क्या बात है? तुझे चूना लगाने को हम ही मिले हैं क्या इस पूरे मोहल्ले में? कैसी बातें कर रही है माताजी, मैं एक एक सब्जी चुन चुन कर लेकर आता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी सब्जी खराब निकले। हाँ, चुन कर तो सब्जी लाता है, लेकिन कौन से केमिकल से पकी हुई सब्जी लाता है ये भी बता दे। किसी केमिकल की सब्जी नहीं लाता मैं माताजी, एकदम ताजा ऑर्गेनिक सब्जी होती है मेरी तो। हाँ, तभी तो तेरे आलू लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी सब निकल रहे हैं। क्या कहा? लाल, नीले, गुलाबी कैसे निकल रहे हैं? ऐसा भी भला कोई आलू होता है माताजी? निकली है भैया, तभी तो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, मेरा आलू तो बिल्कुल नहीं। इतने सालों से ऑर्गेनिक आलू ही बेच रहा हूँ, ऐसे कैसे मेरा आलू खराब निकल सकता है? औरों का निकल सकता है, रंगीन, सतरंगी, रेनबो जैसा आलू, लेकिन मेरा नहीं। कल मैंने 2 किलो आलू लिए थे, आधा किलो आलू तो खराब निकले हैं उसमें से। हरे, नीले, पीले, गुलाबी, पता नहीं कैसे आलू दे दिए आपने। सुन ले मेरी बहू की बात, अब बता क्या हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? अगर तुझे ऐसे ही धोखाधड़ी करनी है ना, तो फिर हमको सब्जी देने की जरूरत नहीं है, हम कहीं और से ले लेंगे। अरे मैं सच कह रहा हूँ माताजी, भाभी जी, मेरी सब्जी में कोई खराबी नहीं होती है। चाहे तो आप अपनी पड़ोसनों से पूछ लो, ये भी हर दिन सब्जी लेती है मुझसे। तभी वहां पर खड़ी हुई पड़ोसन शीला और कमला बोलती है, हाँ, सब्जी तो हमने भी ली थी, सब्जी तो एकदम बढ़िया निकली है, हमारी सब्जी में तो कोई कमी नहीं है। मेरी बहू ने भी कल आलू के पराठे बनाए थे, सारे आलू बढ़िया निकले थे, कोई परेशानी नहीं हमें तो। पर मेरे वाले आलू में तो कमी निकली थी ना आंटी जी, सच कह रही हूँ, पूरा रेनबो बन गया था एक ही आलू में। पता नहीं कहाँ से ऐसा सतरंगी आलू ला कर दिया मुझे, ये अभी पूरी काली निकली थी। हाय राम, ऐसी बात है तो तू गलत कर रहा है चंदू हमारे साथ। अरे माताजी, कितनी बार कहूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर किसी को विश्वास नहीं है तो एक काम करो, ये लो भाभी जी, आज मैं आपको 1 किलो आलू एक्स्ट्रा देकर जा रहा हूँ। अगर इनमें से एक भी आलू खराब निकला ना, तो कल आप सारे आलू मेरे मुंह पर मार देना, मैं आपको लाइफ टाइम सब्जी फ्री में दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने हाथों से सारी सब्जी चेक करूंगी आज, फिर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पायल सब्जी वाले से सब्जी लेती है और घर के अंदर आ जाती है। तब, अरे तू सब्जी वाले से क्यों बहस कर रही है? इतने सालों से सब्जी दे रहा है, हमें बढ़िया सब्जी दे के जाता है। और नहीं तो क्या, ऐसा होता ही रहता है, कभी ना कभी सब्जी खराब भी निकल जाती है, और तू खामखा सब्जी वाले पर बरसे जा रही थी। अरे पता नहीं क्या दिक्कत है, और खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता है, कभी कुछ तो कभी कुछ दिक्कत हो ही जाती है। अपनी पड़ोसन से बात करने के बाद शांति वहां से चली जाती है। अब बाद में शांति खुद सब्जी छांटती है और काटती है, तो देखती है कि सब्जी तो बिल्कुल बढ़िया और ताजा है। अरे बहू, आज तो चंदू ने बिल्कुल अच्छी और ताजी सब्जी दी है, देख तो सब्जी में कोई भी कमी नहीं है। हाँ मम्मी जी, आज की सब्जी तो बहुत अच्छी है लगता है, उसी दिन गलती से वैसे सब्जी आ गई होगी। कभी कभी अच्छी चीजों में भी एक आधी चीज खराब हो ही जाती है, क्या ही कर सकते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन सभी लोग दोपहर का खाना खा रहे थे, तब, बहू, सब्जी को ज्यादा देर गैस पर छोड़ दिया था क्या तूने? नहीं तो पापा जी, क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ है, ये सब्जी फिर से बेस्वादी है, अजीब सा स्वाद आ रहा है, जला जला सा। क्या बात है पायल, हर दिन खाने में कोई ना कोई कमी निकल रही है। अब ये सब तो होना ही है, आप लोग तो बस मेरी गलती निकालते हैं, जबकि असली गलती तो रसोई में पड़े हुए बर्तनों की है। बर्तनों की गलती है वो भला कैसे? बर्तनों की गलती है वो कैसे भला? और नहीं तो क्या, अरे रसोई में जो बर्तन पड़े हैं वो कितने ज्यादा पुराने हैं, इतने पुराने बर्तन घिस घिस कर उनका तला कमजोर हो जाता है और सब्जी का कोई स्वाद आता ही नहीं है। जब उसमें सब्जी पकाओगे तो सब्जी बर्तन के साथ ही लग जाती है। बोल तो तू सही रही है बहू, रसोई में जो बर्तन रखे हैं ना, वो मेरी सास के हैं, वो अपने दहेज में लेकर आई थी, अभी तक वही चल रहे हैं। अब इतने पुराने बर्तन होंगे तो समस्या तो होगी ही ना। अरे माँ, अब होटल पर भी तो कितने पुराने बर्तन होते हैं, तो क्या उनका खाना स्वाद नहीं होता? तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे बर्तनों की गलती है तो इसका मतलब गलती है।
अब तुम्हें क्या पता कि होटल में कितने समय बाद बर्तन चेंज किए जाते हैं और नहीं करते हैं? क्या तुम कभी होटल में बर्तन मांजने का काम किया करती थी क्या? क्या कहा? नहीं तो भाभी, मैं वहां भला काम क्यों करूंगी? तो बस फिर तुम कैसे कह सकती हो कि होटल में बहुत पुराने बर्तन होते हैं? ऐसा तो है नहीं कि होटल में कुछ भी बदला नहीं जाता है। वो बस बस ऐसे ही। अरे यार, तेरी भाभी रोज खाना बनाती है, तू क्यों उसकी बात को काट रही है? बर्तनों की गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। हम कल बाजार से जाकर रसोई के सारे नए बर्तन ले आएंगे। वैसे भी बहुत पुराने बर्तन हो गए हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ले आएंगे सारे नए बर्तन। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। इतने सालों से बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? कम से कम खाना तो ठीक से बन जाएगा। ऐसे ही अगले दिन शांति, रिया और पायल तीनों बाजार जाती है और एक बड़ा सा बर्तन भंडार की दुकान पर पहुंचती है। भैया, बढ़िया बढ़िया पतीले, कढ़ाई, कुकर, सारी चीजें दिखा दो। क्या बात है बहन जी, लड़की के दहेज के लिए बर्तन खरीद रही है क्या? अरे हद हो गई, साथ में लड़की आई है तो क्या उसके दहेज के लिए ही बर्तन खरीद सकते हैं? वैसे भी दहेज देना बहुत गलत बात होती है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। अरे अरे बहन जी, मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप तो कुछ ज्यादा ही भड़क गई। अरे इसका तो काम ही है भड़कना और बीच में टांग अड़ाना। क्या कहा भाभी, आपने कुछ कहा क्या? मैंने जरा ठीक से सुना नहीं, जोर से कहना तो। अरे मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा भैया, वो हम ना घर के लिए बर्तन खरीद रहे हैं। हमारे घर के बर्तन पुराने हो गए हैं, सब्जी अच्छी नहीं बनती है। मेरी सास की भी सास के टाइम के बर्तन है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, इतने पुराने बर्तन होंगे तो सब्जी कहाँ से अच्छी बनेगी? बर्तन वाले की बात सुनकर शांति कहती है, इसका मतलब बहू बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ माँ जी, मैंने कहा था ना बर्तन बदलने की जरूरत है। तो ठीक है, अभी बढ़िया बढ़िया बर्तन दिखा देता हूँ आपको। बर्तन वाला एक से बढ़कर एक बढ़िया बर्तन निकालकर उन तीनों को दिखाने लगता है, जिसके बाद शांति, रिया और पायल तीनों अपनी जरूरत के हिसाब से बर्तन ले लेती हैं और घर पर आ जाती हैं। अब मैं सारे नए बर्तनों को अच्छे से धोकर रख देती हूँ, और जो पुराने बर्तन है ना बहू, उन्हें एक बोरे में भरकर रख देना, किसी गरीब को दे देंगे, उसके काम आ जाएंगे। ऐसे ही अगले दिन पायल सभी को नए बर्तनों में खाना बनाकर देती है, लेकिन होता वही है कि खाने में फिर से और स्पेशली सब्जी में किसी को भी स्वाद नहीं आता है। गैस पाइपलाइन चेक करा ली, सब्जी वाले को भी डांट दिया, नए बर्तन भी ले आए हैं, फिर भी सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा है। और नहीं तो क्या। अरे अब किस बात की कमी है वो बताओ। भाभी, अब आप ही बताओ चक्कर क्या है? रोटी तो एकदम मुलायम है, कोई कमी नहीं है, फिर सब्जी में कमी क्यों आ रही है? बोल बहू, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? मुझे पता है, मसालों की वजह से हो रहा है। मसाले की वजह से क्यों? मसाले की वजह से क्यों? क्योंकि रसोई में रखे सारे मसाले बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं। हमें नए मसाले लाने चाहिए, फिर सब्जी का स्वाद एकदम ठीक हो जाएगा और कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो कहती हूँ अलग अलग मसाले लाने की क्या जरूरत है? आजकल तो कुटे हुए मसालों का पेस्ट आता है, हमें वो लाना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रही है, मसाले के बिना भला सब्जी में स्वाद कैसे आ सकता है? अब अगले दिन शांति पायल को बाजार से नए और बढ़िया क्वालिटी के मसाले लाकर देती है, साथ में कुटे हुए मसाले का पेस्ट भी ला देती है, और फिर पायल घर पे खाना बनाती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सब्जी में कमी होती है। बहू, अब क्या दिक्कत है? अब तो सब कुछ कर दिया है, और नहीं तो क्या, अब किस बात की कमी है? भाभी, अब क्या बोलोगी? बोल बहू, तब मसाले में क्या परेशानी है? मैं यही कहूंगी कि मेरी गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो खाना अच्छे से बनाया था, सारी गलती इन मसालों की है जो कल आए थे। मम्मी जी ने अच्छे मसाले लाके नहीं दिए। मुझे लगता है मुझे एक बार थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आखिर कहाँ कमी आ रही है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। ठीक है, तू अपना टाइम ले, लेकिन हमें परेशानी बता, अब परेशानी कहाँ आ रही है? क्योंकि इतना बेस्वाद खाना तो हमसे नहीं खाया जा रहा है। इतना कहकर पायल चली जाती है और बाकी सभी देखते हैं और बस देखते रह जाते हैं। अब क्या हुआ बहू को? हाँ माँ, क्या चक्कर चल रहा है ये सब? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी कोई कमी बता देती है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है हमें बहू को थोड़ा और समय देना चाहिए, ताकि वो अपनी रिसर्च अच्छे से पूरी कर सके। वही तो माँ, अब क्या करे फिर? अब शाम को शांति अपनी पड़ोसन महिलाओं के साथ बाहर बैठकर बात कर रही थी। वो उन्हें सारी बात बताती है, जिसे समझकर वो दोनों उससे कहती हैं,
अरे, तूने गैस पाइपलाइन से लेकर सब्जी वाले, बर्तन और मसालों तक की कमी निकाल दी, लेकिन कभी तूने सोचा कि जो इतनी सारी कमी तुझे गिनवाती है, कहीं असल कमी उसी के अंदर ना हो? क्या कहा? मेरी बहू के अंदर? अरे नहीं नहीं, बाकी सब तो बहुत अच्छा बनाती है, रोटी भी इतनी मुलायम होती है कि बस पूछो मत। उसके खाना बनाने में क्या कमी होगी? वही तो तुझे जानना है। मुझे तो लगता है तेरी बहू को रिसर्च करने से ज्यादा तुझे रिसर्च करने चाहिए उसके ऊपर। अरे, जरा तू देख तो सही, आखिर वो खाना बनाती कैसे है? तूने बाकी सब चीजों को बदल ली, एक बार तू भी उसके ऊपर रिसर्च करके देख कि वो अपनी रिसर्च कैसे करेगी। बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। मैं आज से ही उसके ऊपर नजर रखूंगी कि आखिर खाना कैसा बना रही है। अब अगले ही दिन से शांति अपनी बहू के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। शांति पायल को अच्छे से देती है कि वो किस तरह सब्जी काटती है और किस तरह उसे बनाती है। जब वो असली प्रक्रिया देखती है कि कैसे पायल सब्जी बना रही थी, तब उसे सारी बात समझ आती है। हे भगवान, सारी समस्या यहाँ है। मैंने पूरा सेटअप बदल दिया, लेकिन कमी बनाने वाली में निकली। शांति छुपाकर पायल को सब्जी काटते हुए देख रही थी। वो देख रही थी कि पायल ने 2 मिनट के अंदर सारी सब्जी काट दी। 2 मिनट के अंदर कैसे काटी? पायल ने बहुत ही बड़े बड़े पीसेस में सब्जियों को काटा था। अरे, इसने तो टमाटर के भी गिनती से 6 पीस ही किए हैं। इतनी मोटी कटी हुई सब्जी से ही पायल ऐसे ही छौंक देती है। ये सारी चीजें देखकर शांति बड़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद पर थोड़ी ही देर में सब्जी बंद कर देती है। अब शांति को भी सारी समस्या समझ आ गई थी। जब पायल सब्जी बनाकर बाहर आती है तो शांति उसे कहती है, बेटा, पता चला कमी कहाँ है? तेरी रिसर्च कहाँ तक पहुंची? नहीं मम्मी जी, अभी भी रिसर्च चल रही है। मैं कुछ ही टाइम में बता दूंगी आपको। कोई बात नहीं बेटा, मैंने भी एक रिसर्च की। मुझे पता चल गया कि कमी कहाँ आ रही है। कहाँ आ रही है मम्मी जी? अरे, तू सब्जी इतनी बड़ी बड़ी काटती है, भला ऐसे भी सब्जी बनती है? अरे, इतनी बड़ी बड़ी सब्जी काटेगी तो वो गलेगी कैसे भला? ना तो किसी गैस पाइपलाइन, न सब्जी, ना ही बर्तन और ना ही किसी मसाले में कमी है। कमी तो तेरे सब्जी बनाने में है। तभी तो मैं सोचूं, कभी सब्जी में स्वाद नहीं आता और हमेशा सब्जी कच्ची रह जाती है। सब्जी को एकदम अच्छे से बारीकी से काटा कर। छौंक के टमाटर भी इतने बड़े काटे हैं, तभी तो सब्जी में अलग से तैरते थे। इसमें सब्जी की क्वांटिटी भी कम लगेगी। अरे मम्मी जी, छोटी सब्जी काटने में भला क्या फायदा? बड़ी सब्जी काटने पर ज्यादा लगेगी और बिल्कुल अमीरों वाली फीलिंग आती है उसके अंदर। क्या गरीबों की तरह कम सब्जी काटकर आप ऐसे ही काम चला रही हो? बिल्कुल अमीरों वाली फीलिंग को बड़ी बड़ी सब्जी खाकर। पायल का ऐसा जवाब सुनकर शांति तो अपना माथा ही पकड़ लेती है। अरे बेटा, मैं हाथ जोड़कर तुझसे कह रही हूँ, हमें नहीं लेनी कोई अमीरों वाली फीलिंग। हमें तो बस गरीबों के पतले आलू ही खिला दे, हम तो उसी में खुश हैं। लेकिन मेरी माँ, सब्जी जरा छोटा ही काट लिया कर। हमें अमीरों का शौक रखने की जरूरत नहीं। हम गरीबी के पतले आलू में खुश हैं, लेकिन सब्जी स्वादिष्ट होनी चाहिए।